मेडिसिन ऐसा नहीं बना जो स्ट्रोक को ठीक करके वो उसको चला दे। वो कौन चला पाएगा? एक फिजियोथेरेपिस्ट ही चला पाएगा ना उस पेशेंट को, जो बेड पेशेंट है। तो कोई दवाई तो ऐसा नहीं है कि आज तक बनाई नहीं, जो दवाई खिला देगा वो एकदम से चलने लग जाएगा। हमारे एक पेशेंट थे, रानीबाग के हैं, उनका नाम तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। अब बात ये था कि उनको जो है 6-7 साल से बेड रिडन थे, मतलब बेड में थे, और उन्होंने एक होप, घर वालों ने और उन्होंने पूरा होप छोड़ दिया था कि मैं कभी खड़ी होकर चलूंगी भी। अच्छा। उन्होंने ये तक बोल दिया था मैं अब बस ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, ना मैं चल सकती हूँ। घर वालों ने इतना डिमोटिवेट कर दिया था उस पेशेंट को कि उन इतना परेशान रो के मेरे पास आई थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके पहले काउंसलिंग करा, उनको पहले जो रो रहे थे उनको समझाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे काउंसलिंग थोड़ा आगे बढ़ता गया, फिर उसके बाद मैंने उनको अच्छे समझा के फिर एक्सरसाइज शुरू करा, धीरे धीरे करके वो बैलेंस करके आज वो चल पा रही है। जी। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर भी भरोसा करिए, अपना टाइम दे दीजिए, और यही मैं काउंसलिंग करता हूँ हर पेरेंट्स को, और यही समझाता हूँ सबको। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आत्रे, फाउंडर एंड क्यूरेटर ऑफ हीलिंग टच फाउंडेशन, आपका स्वागत करती हूँ हीलिंग टच टॉक्स पॉडकास्ट में। जैसे कि जानते हैं, हीलिंग टच पॉडकास्ट के जरिए हम रिनाउंड डॉक्टर्स को, इंडिविजुअल्स को आपके सामने लाते हैं, ताकि हम उनकी जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकें, जान सकें, जो कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में लाभकारी हो। तो आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मनीष का अपने हीलिंग टच पॉडकास्ट में, और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कि किस तरीके से वो इस करियर से जुड़े और क्या किस चीज़ ने उनको प्रेरित किया इस दिशा में आने के लिए। तो वेलकम है डॉक्टर मनीष आपका। तो आप साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ कि किस तरीके से आप इस व्यवसाय के साथ जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद एक अपॉर्चुनिटी आपने देने के लिए। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एज ए डॉक्टर मनीष, मैं न्यूरो फिजियो से काम कर रहा हूँ। मुझे जो प्रेरित करा कि मेनली मैंने देखा है ज़्यादातर लोग होते हैं, डिसेबिलिटी होते हैं, चल नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको देख के मुझे भी प्रेरित हुआ कि क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ दुनिया में, कि सोशल सर्विस कुछ कर सकता हूँ। जी। तो सोशल सर्विस, क्योंकि आजकल लोगों के ऐसे हो रहा है कि कोई टाइम नहीं दे पा रहा किसी को, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसने मुझे प्रेरित करा कि मैं भी कुछ करूँ, सोशल सर्विस करूँ, लोगों को थोड़ा जागरूक करवाऊँ। और फिजियोथेरेपिस्ट क्यों चुना मैंने? क्योंकि जो डिसेबिलिटी, जो स्ट्रोक, जो पार्किंसन, जो सीपी के जो दिक्कत आ रहे हैं आजकल, जो रूल्स ज़्यादा बीमारियां, जो डिजीज़ हो ज़्यादा ही फैलता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए और कोई भी डिसेबल पर्सन को एबल टू वर्क और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ही मैंने फिजियोथेरेपी चूज किया है। बहुत ही सुंदर जानकारी मनीष जी। तो इस दिशा में जैसे आप काम कर रही हैं, फिर आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं ये जरूर जानना चाहूँगी आपसे कि जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी है वो इस न्यूरो फिजियोथेरेपी से किस तरीके से अलग है? एक फिजियोथेरेपी का मतलब क्या होता है? जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका ये काम होता है जब फिजिकली उनको ठीक करा जाए विथआउट मेडिसिन और सर्जरी से उसको बचाया जाए, ठीक है। वेरी गुड। और दूसरा, जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन रोल होता है, उनका जो पढ़ाई होता है फिजियोथेरेपी में, एक फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स और पूरा बॉडी के बारे में हमें पूरा पढ़ाया जाता है, जो कि 5 साल का कोर्स हुआ है अब से, नहीं तो पहले 4 साल 6 महीने का कोर्स था। 4 साल का पूरा पढ़ाई और 6 महीने का पूरा इंटेंसिव ट्रेनिंग होता था। ओके। तो अभी हमें सरकार ने मान्यता दे दिया है कि आपका 5 साल हो गया है, और साथ में नीट का आप वो नीट में भी, नीट के विथआउट होता था पहले, अब नीट के अंदर डाल दिया गया है, तो नीट के थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा इसको। और फिजियोथेरेपी का ये नहीं मतलब होता कि आपने 2-3 महीने कर लिया, कुछ सीख लिया, किसी के उसमें सीख के आप करना चाहते हो कोई फील्ड में, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते। ये एक्चुअली ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से बोलना चाहूँगा कि जो इलीगल काम कर रहे हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बन के, उनको रोका जाए। जी, बहुत सही कहा आपने मनीष जी, उनको हमें जरूर रोकना चाहिए ऐसे इलीगल प्रैक्टिस को। बिल्कुल। और जो लीगल जो काम कर रहा है, जो रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हो, उसी को लीगल दिया जाए, और वो सही काम होना चाहिए उनके साथ। और सरकार को ये बोलना चाहूँगे कि जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन जो काम है उनको करना दिया जाए। जी, तो ये किस तरीके से न्यूरो अलग है और फिजियोथेरेपी अलग है? ओके। और न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है कि पूरा न्यूरो जो हमारे होते हैं बॉडी के,
तो उसमें पूरा न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। ब्रेन क्या होता है, उस पर सेरेब्रम क्या होता है, पूरा पोन्स क्या होता है, इनके बारे में बताया जाता है। उसके हिसाब से जो डिसेबिलिटी जो आते हैं, जो बीमारियां, जैसे आपका स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन हो गया, सीपी हो गया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सीपी होता है, ठीक है, और ऑटिज्म होता है, जो ये सारे बीमारियां हैं जो ब्रेन के डिसऑर्डर की वजह से होता है। जो किसी बच्चों में, जैसे बच्चे थोड़े पैदा हो जाते हैं 1 साल के नीचे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ब्रेन के कुछ पार्ट्स में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा ना चल पाता है, ना कुछ बोल पाता है, स्लगिश वॉइस होता है, ठीक है, वो सलाइवा निकलता है। ये सारे बीमारियां हैं, और ये फिजियोथेरेपी और न्यूरोफिजियोथेरेपी ये डिफरेंट होता है। ओके, आपके कहने का मतलब है जो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ब्रेन की वजह से जितनी भी हमारी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उनको आप ठीक करते हैं। जी, अच्छा मनीष जी, जैसे हमने जब बात की तो मुझे आप पता चला आपसे कि किस तरीके से आपने कहा कि इसमें रिहेबिलिटेशन की बहुत जरूरत होती है। उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है इसमें? आजकल क्या है कि ये स्ट्रोक, पैरालाइज, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्यों हो रहा है? ये आपका लापरवाही से हो रहा है। आप ज़्यादा पीते हो, उल्टे सीधे ड्राइव करते हो, तो क्या होता है, उससे आपका एक्सीडेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट होकर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो टूट जाता है, या उसका नस दब जाते हैं, जिसके कारण पूरा बॉडी डिसफंक्शन हो जाता है। जो पूरा प्रॉपर वैसे जो काम करना चाहिए बॉडी काम नहीं कर पाता है। किसी का अपर बॉडी जाता है, किसी का लोअर बॉडी जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वो भी 2 किस्म के होते हैं। और दूसरा, जैसे कि रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको खाना, रहना, उनको पूरा एक्सरसाइज कैसे करवाना है, क्या बॉल कैसे यूज करना है, डेली एक्टिविटीज, एडीएल एक्टिविटीज होते हैं हमारे, जो डे टू डे रूटीन में कैसे कैसे एक्सरसाइज करना। अगर आप ठीक भी हो जाते हैं, घर जाके आपको कैसे कैसे काम करना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, सारा चीज उनको प्रैक्टिस करा जाता है। बिल्कुल पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। और पूरा उनको 24 आवर गाइडेंस में रखा जाता है। और साथ में उनको जो उनके प्रॉपर काउंसलिंग भी करा जाता है, पेशेंट के और पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनको भी, क्योंकि दोनों ही परेशान होते हैं। ज्यादातर 90% 100% तो जो पेशेंट है वो परेशान होता है। जो घर वाले वो भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? कि वो बीमार हो जाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर, पूरे सोसाइटी सब उनका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा साइकिल। तो इसीलिए हम प्रॉपर काउंसलिंग, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मोडालिटीज, मशीन्स, रोबोटिक्स, सारा कुछ यूज करते हैं। पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ रख के अपने सामने सारा चीज करवाया जाता है। और इसी वजह से रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें तो फिर मनीष जी आपको उनके साथ भावनात्मक रूप से भी बहुत जुड़ना पड़ता होगा। बिल्कुल, काउंसलिंग करा जाता है, उनके साथ साथ हमें बैठना पड़ता है। उनको जो रोते हैं, परेशान होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा आता है, जो भी हाथ में जो भी सामान आए वो ऐसे गुस्से हो जाते हैं, तो उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। प्यार से, ऐसे कि बच्चे की तरह संभाल के प्यार से काम करवाना होता है। पूरा बैलेंस बनाना पड़ता होगा। जी। अब मैं मनीष जी, बहुत सुंदर जानकारियां आप दे रही हैं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा मोड़ आपके जीवन में आया हो, कोई ऐसा मरीज, ऐसा कोई पेशेंट जिसकी ट्रीटमेंट ने या जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया हो, जिसने आपके इस करियर को नया मोड़ दिया हो, मैं जरूर जानना चाहूंगी। बिल्कुल जी। हमारे एक पेशेंट थे, रानीबाग के हैं, उनका नाम तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। अब बात यह था कि उनको जो है 6-7 साल से बेड रिडन थी, मतलब बेड में थे। और उन्होंने एक होप, घर वालों ने और उन्होंने पूरा होप छोड़ दिया था कि मैं कभी खड़ी होकर चलूंगी भी। अच्छा। उन्होंने ये तक बोल दिया था, मैं अब बस ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, ना मैं चल सकती हूँ। घर वालों ने इतना डिमोटिवेट कर दिया था उस पेशेंट को कि उन इतना परेशान रो के मेरे पास आई थी वो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके पहले काउंसलिंग करा, उनको पहले जो रो रहे थे उनको समझाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे काउंसलिंग थोड़ा आगे बढ़ता गया, फिर उसके बाद मैंने उनको अच्छे समझा के फिर एक्सरसाइज शुरू करा। धीरे धीरे करके वो बैलेंस करके आज वो चल पा रही हैं। और उसने मुझे प्रेरित कर दिया, क्यों, आपको जो होप होता है ना वो मत तोड़िए। जी। होप में ही सब कुछ दुनिया बसा बढ़ा है, कि आपको पहले होप होना चाहिए। तो वो जो होप होता है ना वो हम लोग करते हैं ताकि आप कुछ कर सकें। और उसी ने मुझे प्रेरित कर दिया कि फिजियोथेरेपी मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं है, मतलब फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक पेशेंट के लिए, काउंसलिंग और उसको ठीक करने के लिए।
सो मैं समझता हूँ ये मुझे इसी ने प्रेरित कर दिया। और जब एक डॉक्टर इस तरीके से बोलता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है पेशेंट के लिए। जी जी। अब जब हम फिजियोथेरेपी के सेंटर जाते हैं या हम किसी पेशेंट को देखते हैं मनीष जी, तो हमने देखा है कि लोगों के ना दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इनको लेकर कि हाँ जी, कि फिजियोथेरेपी में से नुकसान भी हो जाते हैं या कई बार जो है उसके हमें लाभ नहीं मिलते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होता, जब तक करवाते हैं तब तक लाभ मिलता है। तो इन भ्रांतियों को आप कैसे तोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली फिजियोथेरेपी और ये थेरेपी जो सेशन होते हैं ये स्लो एंड स्टेडी वर्क करता है। ओके। आप अब मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन 24 आवर काम करता है, उसके बाद अगले दिन क्या होता है आपका फिर दोबारा पेन शुरू हो जाता है जी। पर जो फिजियोथेरेपी है विदाउट मेडिसिन हमें ठीक करना होता है उस पेशेंट को। ओके। तो उसमें ना टाइम लगता है, आपको भरोसा करना है, हमें डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी हैं उनको भरोसा करना है, उनको टाइम देना है, आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। ये जो है टाइम लेता है इसमें। और दूसरा मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट मतलब क्या मसाजर है, पहलवान है, ये तक क्या हो कि लोकल लैंग्वेज जैसे गाँव में अभी तक पता नहीं है इन चीजों के। तो मैं पूरा सोशल अवेयरनेस देना चाहूंगा सबको कि हर गांव में हर लोगों को ये पता होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, कैसे डॉक्टर होते हैं, कैसे इलाज कर दिया जाता है। और वो क्या मसाजर या कुछ ऐसा कुछ नहीं होते, वो पढ़े लिखे जब इनका हेल्थ केयर प्रोफेशन होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गलत मिथ है आपका ये दूर ऐसे करना चाहूंगा मैं जी। तो बिल्कुल इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं होती। जैसे डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई करते हैं ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट भी 5 साल की पढ़ाई करते हैं, इन्हें भी वही पूरी बायोलॉजी, एनाटॉमी सभी चीजें पढ़ती हैं, तभी वो जाकर एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। तो मनीष जी, हम चाहेंगे कि दर्शक जरूर एक ट्रेंड, एक जो है सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, ना कि जो ये छोटे छोटे गली में बैठे रहते हैं उनके पास जाए। तो सबसे पहले तो दर्शकों को यही ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, मनीष जी आप ये बताइए कि किस तरीके से हम जब किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो उनके परिवार जो वाले मेंबर्स होते हैं उन परिवार को भी कैसे हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उनको कैसे हम उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि उनका कोऑपरेटिव होना भी आप समझ सकते हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं तो कितना जरूरी होता है। तो उनके साथ आप कैसे काउंसलिंग करते हैं उनकी? जी। पहले तो सबसे मेन चीज होता है हमारा रिहेबिलिटेशन और न्यूरोलॉजी के जितने भी केस होते हैं ना, इनको मेनली फोकस कर दिया जाता है। इनको सबसे पहले काउंसलिंग हमें पेशेंट के साथ साथ पेरेंट्स को करना जरूरी होता है। दूसरे जो होते हैं ऑर्थोपेडिक कंडीशन होते हैं जिसमें पेरेंट्स होते हैं, उनको इतना नहीं होता जितना कि न्यूरोलॉजी कंडीशन में जितने जो परेशान होते हैं। जैसे स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, जैसे अभी 20-20 साल के 25-25 साल के बच्चों को स्ट्रोक हो रहे हैं और 30-30 साल को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये गलत है, लापरवाही था हुआ। तो पहले तो हमें पेरेंट को काउंसलिंग करना होता है, अच्छे समझाना होता है कि आप डरिए मत, कुछ घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आपको टाइम देना है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। तो हर डॉक्टर को आपको भरोसा करना होगा, डॉक्टर के ऊपर, फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर भरोसा करिए, टाइम दे दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। और फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी का जो रोल होता है मेनली एक्सरसाइज और मशीन से ही अगर वो ठीक हो, कोई आज तक कोई मेडिसिन ऐसा नहीं बना जो स्ट्रोक को ठीक करके वो उसको चला दे। वो कौन चला पाएगा? एक फिजियोथेरेपिस्ट ही चला पाएगा ना उस पेशेंट को, जो बेड रिडन पेशेंट है। तो कोई दवाई तो ऐसा नहीं है कि आज तक बनाई नहीं है जो दवाई खिला देंगे वो एकदम से चलने लग जाएगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर भी भरोसा करिए, अपना टाइम दे दीजिए। और यही मैं काउंसलिंग करता हूँ हर पेरेंट्स को और यही समझाता हूँ सबको। जी। तो डॉक्टर मनीष आप ये बताइए कि जैसे आप ब्रेन की बात कर रहे हैं कि अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरूर ऐसी कोई जानकारी दें कि हम अपने ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि देखो हम हमेशा अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बात करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी न्यूरो हेल्थ की, अपनी ब्रेन हेल्थ की तो कभी बात ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे दर्शक अपनी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं? जो ब्रेन होता है हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। ब्रेन के साथ जो होता है स्पाइनल कोड लगा होता है, अटैच होता है, ठीक है। जी। तो जो स्पाइनल कोड और जो लंबर जितने भी बोन्स होते हैं, हमारे 33 पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं हमारे शरीर की हड्डी में। जी। तो आपको पहले ये ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ हमारे एक नर्व निकलता है, ठीक है, स्पाइनल नर्व बोला जाता है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन के साथ साथ नीचे पूरा अपर लोअर बॉडी दोनों को कंट्रोल करा जाता है वो नसों के थ्रू। तो अब जिस तरीके से भगवान ने बनाया शरीर, आपको उस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अब मेंटल क्या होता है? दिमाग में क्या होता है? कोई फिजिकली होता है इलनेस, कोई साइकोलॉजिकल इलनेस होता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए पहले अपने आप को, दिमाग को ठंडा रखिए,
अपना काम करिए, हेल्दी डाइट ले लीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ता है इसमें अपने, और आप उल्टे सीधे खाने चीज में ध्यान मत दीजिए जो हमारे मेंटल हेल्थ को पहले इफेक्ट करता है। और आपको जो है ज्यादातर ये जो जूस मार्केट में जो बनता है वो उसको मत पीजिए, पैकेज फूड नहीं पीना चाहिए। और आपको रियल जो अपना जो फ्रूट्स होता है उसी से आप पी लीजिए जी। बस। तो कहने का मतलब है कि डाइट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डाइट ही मेन चीज है। ओके जी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष जी। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन। तो मन, हम यहाँ पर अपने दिमाग की ही बारे में बात कर रहे हैं कि जैसा हम भोजन लेंगे वैसा ही हमारा जो हमारी दिमाग है उसकी भी जो सेल्स हैं वो उसी तरीके की बने। ये तो शास्त्र, हमने जो शास्त्रों उसमें भी लिखा हुआ है, जैसे हमने गीता में पढ़ा होगा, उसमें भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, जैसा खाओगे वैसा आपका मन होगा, वैसे आप जो रिएक्शन होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनीष जी। अच्छा ये बताइए, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होती है जिनको अगर हम घर में करें, छोटी छोटी एक्सरसाइज, तो उनसे हम अपने आप को अब फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं या मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं? तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल जी। मेनली जो एक्सरसाइज होते हैं हमारे, सबसे पहले जो बॉडी के मसल्स को एक्टिव करने के लिए जो कैट एंड कैमल का एक्सरसाइज हो गया, ब्रीजिंग एक्सरसाइज हो गया आपका, ठीक है, और पंजे हिलाने हो गया, टावल रख के जो प्रेस करने वाला, छोटे मोटे एक्सरसाइज हो गया, थोड़े बहुत रनिंग कर सकते हो आप, सिट टू स्टैंड कर सकते हो, उठक बैठक कर सकते हो। ओके। ये सारे एक्सरसाइज आप नॉर्मल एक्सरसाइज ये आप जैसे अगर आपका शोल्डर के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने दोनों शोल्डर को आप हिलाइए ऊपर 90 डिग्री में, 180 डिग्री में आप शोल्डर को ऊपर खड़ा करिए, और डंडे के साथ जैसे स्टिक के थ्रू भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सारे एक्सरसाइज होते हैं, इसको आपको फोकस करना होगा। डे टू डे रूटीन में आपको ये एक्सरसाइज डेली करना है। एक दिन करने से ठीक नहीं होता, डेली करोगे तभी रेगुलर प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जी। आपको मनीष जी, अपनी इस न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या लगता है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको एक बहुत अधिक संतोष दिलाती है कि भाई ये न्यूरो फिजियोथेरेपी इस तरीके से बहुत अच्छी है? जी। मुझे न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट में ये अच्छा लगता है कि जितने भी डिसेबल पर्सन आते हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया, ये पार्किंसन, ये सीपी, जो बच्चे जैसे कोई जो चल नहीं पाते, जिसको जो भरोसा उड़ चुका होता है, जो जिस दिन वो ठीक होते हैं, जो खुश होते हैं ना, जो खुशी, वो खुशी हमें उनको देखते हुए हमें और डबल खुशी होती है उनको। तो ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर मनीष ने बताया कि जब पेशेंट ठीक होता है तो उस पेशेंट से ज्यादा एक डॉक्टर को खुशी होती है। तो ये बहुत ही ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष जी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा इस करियर को अपनाना चाहे, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा? और क्या आप भी इस दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं? कुछ बच्चे अगर ट्रेनिंग लेना चाहें, कुछ आपसे सीखना चाहें, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? ये आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए ताकि लोग आपसे जुड़ सके और आगे अगर वो इस दिशा में कार्य करना चाहे तो जरूर कर सके। जी बिल्कुल। पहले तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको 10वीं और 12वीं पीसीबी होना चाहिए विद बायो। और आपका 60% होना चाहिए मिनिमम। और आपको उसके नीट का एग्जाम दे के आप फिजियोथेरेपी में एडिशनल ले सकते हो। उसका 5 साल का कोर्स हो चुका है ये। और इसमें ये करने के बाद आपको 1-2 साल प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद न्यूरो का जो एग्जाम होता है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, वो एग्जाम आपको देना होगा। उसमें अगर आपको नंबर आते हैं, क्रैक होते हैं, तो फिर आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। 2 साल की पढ़ाई होती है इसमें। और इसका फ्यूचर जो स्कोप है, अगर आप इसमें इंडिया में अपना क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, आर्मी में आर्मी हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े जो MNC होते हैं, उसमें काम कर सकते हो। अपना क्लिनिक प्राइवेट सेटअप खोलना चाहो तो वो भी रन कर सकते हो आप जी। तो इसमें ये अच्छा। और दूसरा ये भी है, जैसे आपने यहाँ पे 4-5 साल काम कर लिया है तो बाहर बहुत स्कोप है इसका। जैसे आप जर्मन जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, US जाना चाहते हो, बहुत स्कोप है। आपको अल्टीमेट पोजीशन, अल्टीमेट आपका स्कोप बहुत ज्यादा है, आपको तुरंत हायर करा जाएगा। और ये इसलिए मैं मानता हूँ कि, और दूसरा, अगर आप कुछ कर सकते हो तो इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हो आप। इंडिया में रहिए, सबको सेवा करिए, अपने सब माता पिता अपने ही हैं, ये समझ के अपना सर्विस दे दीजिए।
बस बहुत सुंदर बातें कही आपने मनीष जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाहर तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी सेवा कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा मनीष जी, मैंने सुना है कि आप 3 मंथ्स की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं बच्चों को, और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग वो अगर आपके साथ करते हैं तो उसके बाद वो लोगों की